देखिए, तो डिस्कस करना आज के फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर लिया था, अब डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, क्लोरोफॉर्म की, है ना। आप लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक हमने डिस्कस किया था। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर लिया था, प्रिजर्वेटिव में डिस्कस कर लिया था, कैसे प्रिजर्व करेंगे क्लोरोफॉर्म को। आज डिस्कस करते हैं इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिस्कस करना है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करना है कि रिएक्शन विद एयर यानी ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकंड रिडक्शन मेथेन में एंड डाइक्लोरोमीथेन में, ठीक है, ये हो गया। फिर क्लोरीनेशन डाइक्लोरोमीथेन से कैसे हम ये ऐसा कहें कि क्लोरोफॉर्म से कैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म करते हैं। देन हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस से कैसे हम एल्डिहाइड फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर कैसे हम फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, उसका सॉल्ट बनाते हैं वो। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीबीएसई के लिए भी और आईसीएसई दोनों के लिए वो है कार्बिल एमीन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, दोनों एस्पेक्ट से, चाहे वो प्रैक्टिकल से हो चाहे वो थ्योरेटिकल से हो, वो किसी भी बोर्ड से हो, दोनों के लिए, इवन यूपी बोर्ड के लिए भी, दोनों के लिए, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट ही है ना। फिर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आईसीएससी की, दैट इज़ नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिर उसके बाद रिएक्शन विद एसीटोन, right, and last one dehalogenation, ठीक है। डिहेलोजिनेशन स्पेशल हेलोजिनेशन है, हम एल्कोहलिक के वेज का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। तो कैसे यही मैसेज में हम एसिटिलीन गैस कैसे फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्म। तो इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको डिस्कस करनी है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन पे हमने अभी जिस पीछे पढ़ा है कि ये फास्जीन गैस फॉर्म करती है, तो वो ऑक्सीडेशन ही है ना, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ये, तो फास्जीन गैस का फॉर्मेशन करती है ना। तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी रिएक्शन कैसे हमने लिखी थी, हमने लिखा था कि अगर हमारे पास CH यानी क्लोरोफॉर्म है और उसकी रिएक्शन और ऑक्सीजन से आप कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एटम या सिंपल आप कहिए कि ऐसे हाफ O2, है ना, क्योंकि हमें एक ही नीड है, तो बनेगा Ca, यहाँ पर ओनली C, है ना, COCl2 एंड मे HCl, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें फास्जीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसे कार्बोनिल क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं हम लोग, कि दिस इज ऑल्सो कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को फास्जीन भी कहते हैं। फिर रिडक्शन की बात करते हैं। देखिए, क्लोरीन अगर रिमूव होगा तो ये रिडक्शन होगा इसका, ठीक है। तो रिडक्शन किसके साथ करते हैं, जिंक के साथ करते हैं, जिंक के साथ रिडक्शन करते हैं। तो अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म का अगर हम रिडक्शन करना चाहते हैं तो CHCl3 प्लस CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, इसकी रिडक्शन किससे करा दीजिए आप, जिंक से करा दीजिए। जिंक से कराइए और किसी एसिड ले लीजिए, मान लो हमने HCl ले लिया, तो Zn और HCl के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म क्या करेगा, ये बनाएगा आपका CH2Cl2 प्लस HCl, राइट। हाँ, अगर ये काम आप करना चाहते हैं कि कंटिन्यू, अगर आप देखें कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये फाइनली फिर इसको ये रिड्यूस कर देगा CH4 में, है ना, और टोटल एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हुआ है, 2 HCl और रिमूव हो जाएंगे, तो टोटल, तो फाइनल प्रोडक्ट एक्चुअल में इस रिएक्शन में यही बनता है। जब Fe और स्टीम लेते हैं आप, आयरन के बेस में स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये आपका CH2Cl2 लार्ज अमाउंट में मिलता है और यही रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो अगर आपको सीधे मीथेन बनाना है तो आप जिंक और HCl के साथ कराइए, अदरवाइज वो Fe के साथ, आयरन के साथ कराइए, ठीक है। फिर क्लोरीनेशन आपको पता ही है कि अगर आप क्लोरीनेशन फॉर्म कराने की कोशिश करते हैं, जस्ट 1 मिनट,
अगर आप क्लोरीनेशन फॉर्म करते हैं, हम कलर चेंज करना चाह रहे थे जो पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो क्लोरीनेशन कराएंगे तो कैसे कराएंगे? क्लोरीनेशन में हमारे पास क्या है, CaCl3 है, CaCl3 है, आई थिंक चेंज हुआ है बट दिस इज गलत सिलेक्शन। CaCl3 ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ये आपका क्लोरीनेशन करने में HCl से रिएक्ट करता है HNO, तो क्या फॉर्म करेगा, CCl4 प्लस HCl। तो वही रिएक्शन हुई जो हम नॉर्मल हैलोजिनेशन कराते आ रहे हैं। फिर अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में क्या करेंगे, मान लो हमारे पास इस तरह से CaCl3 है यानी क्लोरोफॉर्म है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करना चाह रहे हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कैसे फॉर्म करेगा, तो हम यहाँ पे H2O की रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। और ये इक्वस KVH की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखेंगे ये KVH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो KCl फॉर्म होगा, H2O वो इस OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये CHOH थ्राइस। और आपको पता है कि इतने सारे OH तो एक ही कार्बन पे स्टेबल नहीं है, तो इसमें से H2O इमिट होगा, ठीक है। और जैसे ये H2O यहाँ से इमिट होगा तो ये फॉर्म कर लेगा HCOOH, ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि हम KVH तो लिए ही हैं, बेस है तो बेसिक मीडियम में साल्ट बनता है, एसिड फॉर्मेशन नहीं होता। हमें अगर एसिड चाहिए तो हमें हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा HCOA, क्योंकि बेस है। अगर हमें ये चाहिए तो इसको हमें, अब ये जो बना है इसकी हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी, है ना, तो ये बन जाएगा। तो पहले क्या किया हमने, पहले वाटर KVH इक्वस KVH से रिएक्शन कराई तो ये फॉर्म हुआ, है ना, और यहाँ पे KCl निकलता है, ध्यान रखेंगे KCl रिमूव होता है। तो जैसे यहाँ पे रिएक्ट 3 मॉलिक्यूल H2 रिएक्ट करता है, 3 मॉलिक्यूल KH, ऐसा कर लो, चाहे 3 मॉलिक्यूल KH लिख लीजिए डायरेक्ट, है ना। इसको आप यहाँ से रिमूव करा के सीधे हमने जो लिखा है यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ KH दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो प्लस 3 KCl, तो यहाँ पे 3 KH नॉट KCl, 3 KH, तो 3 KCl मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे, 3 OH यहाँ कंबाइन हो गए, है ना, इक्वस KH के साथ रिएक्ट करके, तो ये बना, फिर वो बेस से रिएक्ट करके ये बना देगा, ठीक है। अब कार्बिलेमिन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है उनको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कार्बिलेमिन रिएक्शन, चलो कार्बिलेमिन रिएक्शन, कार्बिलेमिन रिएक्शन में क्या है, कार्बिलेमिन रिएक्शन एक्चुअल में एनिलीन प्राइमरी एमीन देते हैं, केवल प्राइमरी एमीन जो होती हैं वही ये रिएक्शन शो करती हैं, केवल प्राइमरी, यानी कि जिस भी एमीन में NH2 ग्रुप होगा वही देगी प्राइमरी एमीन हमेशा, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो हमारे पास कोई प्राइमरी एमीन है इस तरीके से NH2, अब इसकी रिएक्शन हमने करा दिया, थोड़ा सा KVH ले लिया यानी क्लोरोफॉर्म ले लिया, ठीक है, और इसके साथ हीट कर दिया इसको, तो क्या होगा, ये KVH है, यहाँ से H को रिमूव कराएगा, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बेस है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये फॉर्म करेगा इस तरीके से N डबल बॉन्ड C, ठीक है, इस तरीके से, फिर रेडिकल को फॉर्म ऐसे। उसके बाद फिर इसके पास लोन पेयर है, आपको पता ही है, तो इसको डोनेट कर देगा क्योंकि इसकी बैलेंस से बिल्कुल फील्ड नहीं है ना, तो क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करता है इस तरीके से N ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये एल्किल साइनाइड जो वर्ड आया है, ये इसी को हम कहते हैं कार्बिल एमीन, क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन, ठीक है। तो कार्बिल एमीन कहते हैं, और ये बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होती है, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। तो किसी अनप्लेजेंट स्मेल से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फॉर्मेशन हो गया। अब ये फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब नाइट्रोजन के पास 2 रिमूवेबल हाइड्रोजन होंगे, ये, ठीक है। तो जो इसके 2 सील के साथ HCl बना लेंगे और एक HCl इसका खुद का रहेगा, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना है ये एरोमेटिक और एल्फेटिक दोनों तरीके के एमीन्स के साथ फॉर्मेशन हो सकता है, यानी स्पेशली हम इसको एनिलीन के टेस्ट में यूज़ करते हैं। अगर मान लो हमें दे दिया गया कि बताइए एनिलीन है कि नहीं, तो ये कार्बिल एमीन टेस्ट उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो हम सिर्फ यहाँ लिखते हैं KOH, यहाँ लिखते हैं क्लोरोफॉर्म एंड हीट, ठीक है, हीट बस। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन आइसोनाइट्राइल एंड ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। इसकी बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो ये इसकी इसे कहते हैं कार्बिलेमिन टेस्ट, ठीक है। तो ये भी क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद हमारा है इसका नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन। तो अगर नाइट्रेशन देख रहे हैं आप, तो नाइट्रेशन में क्या फॉर्मेशन होगा, क्लोरापिक्रिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका प्रोडक्ट होता है क्लोरापिक्रिन, क्लोरापिक्रिन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ स्पेशल नेम है इसके प्रोडक्ट में, क्लोरापिक्रिन, ठीक है। क्लोरापिक्रिन के नाम से प्रोडक्ट बनता है। तो उसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CaCl3 है, और इसकी रिएक्शन हमने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करा दिया, HNO3, और हीट कर दिया। कहीं कहीं इसको सिर्फ लिखा हुआ है HNO2 नाइट्रस एसिड से भी रिएक्ट कराया हुआ है, परेशान नहीं होना है। तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, देखो क्या फॉर्म करेगा ये आपको ये H प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये H प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे बनेगा CCl3 नॉट NO2। तो एक वो ऑक्सीजन है, एक बन हो जाएगा, हाँ, NO2 और H2O, दो हाइड्रोजन लेंगे। इसको कहते हैं क्लोरापिक्रिन, ठीक है, क्लोरोपिक्रिन नॉट क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन। उसके बाद फिर क्या थी एक रिएक्शन, रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन। तो रिएक्शन विद अगर एसीटोन है तो देखो क्या रिएक्शन होगी, ये एसीटोन है, अब इसकी रिएक्शन आप इससे करा रहे हो, CHCl3 से करा रहे हो। अगर CHCl3 से करा रहे हो तो ये जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा देखिए कैसे बनेगी। ये दो एल्किल ग्रुप इस C से ऑलरेडी अटैच है, ये जो ऑक्सीजन है इसके H को ये एक्सेप्ट करेगा, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, तो OH, और ये जो C है वो अटैच हो जाएगा इससे, तो CCl3, तो ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ICSC के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट पीछे भी था, तो ये वाला भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भी स्पीसीज, इसका क्लोरोपेक्रिन था, इसका भी एक स्पेशल नेम है क्लोरेटोन, इसी का नाम है क्लोरेटोन। तो इनके प्रोडक्ट का स्पेशल नेम है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लोरोपेक्रिन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरेटीन, ठीक है, क्लोरोपेक्रिन, ठीक है, क्लोरोपेक्रिन और क्लोरेटोन। तो क्लोरेटोन के नाम से इसको जानते हैं। ये एक्चुअली कंफ्यूज मत होइएगा, CH3 लिखा है, हमने उसको बॉन्ड लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था, है ना, CH3 एसीटोन के साथ। तो ये रिएक्शन होगी इसकी, ठीक। तो ये केमिकल रिएक्शंस थी आयोडीन की, सॉरी क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। अच्छा, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, तो यूजेस में सबसे पहले तो एज अ सॉल्वेंट इसका यूज़ होता है, सॉल्वेंट यूज़ होता है कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, है ना, मैन्युफैक्चरर्स में। दूसरा एज अ रिएजेंट लेबोरेटरी में यूज़ किया था हमने, उसमें कार्बिल टेस्ट में ना रिएक्शन लिखी थी, ठीक है। सेकंड ये हो गया। फिर जो अभी दो प्रोडक्ट हमने लिखे थे, क्या क्या प्रोडक्ट लिखे थे, हमने लिखा था क्लोरोपिक्रिन एक, और क्लोरेटोन को के प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ होता है ना। और फोर्थ है मेडिसिन में पहले तो एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होता था, अब इसका यूज़ नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो हमें फ्रीऑन बनाना है, रेफ्रिजरेशन में जो यूज़ होता है ना फ्रीऑन, तो उसके भी प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ होता है।
फ्रीऑन के प्रोडक्शन में। तो ये हुआ सॉल्वेंट, लेबोरेटरीज में सॉल्वेंट रिएजेंट के फॉर्म में, क्लोराटोन के फॉर्मेशन में, ठीक है, क्लोराटोन बनाने में और मेडिसिन बनाने में और फ्रीऑन के प्रोडक्शन में, ये इसकी यूज़ है। अच्छा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसका? पहले तो इसको यूज़ करते थे एज ए एनेस्थेटिक, हाँ साइकोलॉजी, पहले इसका एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होता था। पहले ये एनेस्थेटिक हुआ करता था, अब ये एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ नहीं होता है ना, क्योंकि इसके कुछ अलग ही इफ़ेक्ट होने लगे, ठीक है। सेंट्रल जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये हार्मफुल है उसके लिए, तो नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल है, इसलिए अब इसका यूज़ नहीं करते, तो ईथर के डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक से ज़्यादा लेने पर कभी कभी लीवर डैमेज कर देता है, ये भी प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम होने लगती है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि 5 जीन भी अगर थोड़ी बहुत भी है तो दिक्कत करेगी, है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती है। तो अब इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए ईथर से। तो अगर आप गलती से भी कभी इसको इनहेल करोगे तो आपके लंग्स प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी, ठीक है, ऐसी जगह प्रॉब्लम होना लाजमी, वो तो होने होना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को ब्रेक करना, तो कभी कभी तो स्किन प्रॉब्लम डेवलप दिखने लगती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पूरा था आपका क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड।